गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आज हम आपका नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि आपने क्या मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत बुरी बात, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको जल्दी से पढ़ने वाली है। और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना तो मत भूलिए। ये अध्याय है अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और नीचे जो तस्वीर दी गई है वो महाभारत से ली गई है। जी हाँ, आप जानते हैं। और ये इसलिए लगाई गई है कि आप ये जान पाएं कि ये जो अध्याय है इसमें जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो सारा महाभारत ग्रंथ से लिया हुआ है। तो महाभारत का 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में लगभग जो 1200 वर्ष जो है पड़ जाते हैं। इन 1200 वर्षों में जो है अगर उस समय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक जीवन के बारे में जानना हो तो ये जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस समय दो चीज़ों में, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। और परिवर्तन क्या था कि इस दौरान जो है जो कृषि थी उसका विस्तार हुआ, आर्थिक तौर पर लोग जो सुदृढ़ हुए। और क्योंकि राजनीतिक जो जीवन था वो स्थिर था, इसके कारण देखिए किसी भी देश में यदि जो राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा होती है तो वहाँ विकास नहीं होता है। तो एक स्थिरता के कारण क्या था, अब जो है विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए और इस प्रकार से लोग जो है विकास की तरफ जो अग्रसर हुआ। और इसके कारण क्या था कि एक नगरीय व्यवस्था स्थापित हुई जिसमें नगरीय व्यवस्था, व्यापार शुरू हुआ। शिल्प जो विशेषज्ञ थे उनके कारण जो है क्या हुआ कि नई नई जो है एक ग्रुप समूह बने जिन्हें जो है श्रेणियां कहा जाता है उसमें। तो उसके कारण क्या था, जो व्यापार था वो उन्नति के शिखर पर पहुंचा और इस कारण जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनमें काफ़ी परिवर्तन आए। तो ये जो परिवर्तन थे ये किस तरह थे ये जान पाएंगे। इनका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इन परिवर्तन के बाद, और इन सब की जानकारी जो है इसी ग्रंथ महाभारत ग्रंथ से हम जो है वो मिलेगी। और आज हम इस अध्याय के जिन पार्ट को पढ़ेंगे वो रहेगा, एक तो महाभारत के बारे में शॉर्टली हम पढ़ेंगे, परिवार के संदर्भ में जो है महाभारत में क्या कहा गया है और कितने तरह के परिवार उस समय हुआ करते थे वो हम जान पाएंगे। और बाद में करेंगे हम नातेदारी के बारे में। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम महाभारत के संदर्भ में। महाभारत का जो संकलन है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य हुआ, मतलब 1000 वर्षों के बीच में जो है वो इसका संकलन हुआ महाभारत का ग्रंथ का। लेकिन कैसे, देखिए सबसे पहले करते हैं कि जब महाभारत का जो प्रारंभिक जो रूप था वो 8800 श्लोक इसमें शामिल थे, 8800। उस समय इसको कहा जाता था जय, महाभारत नहीं कहा जाता था, जय कहा जाता था। ये जीके का क्वेश्चन है। बाद में क्या हुआ, इसमें और जो है श्लोक जो है आते, क्योंकि संकलन कब हुआ 500 से लेकर 500 ईस्वी तक 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष में इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या था, इसमें जो है 24,000 श्लोक अब हो गए, शामिल हो गए और अब इसको कहा गया भारत। और फिर लगभग जब इसमें 1 लाख श्लोक शामिल हो गए, एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया, तो तब उसे कहा गया महाभारत, एक बहुत बड़ा भारत। तो इस प्रकार से नाम पड़ा महाभारत। फिर एक और आता है कि महाभारत का ही एक पार्ट है जिसे भगवत गीता जो है कहा जाता है। भगवत गीता क्या है कि जब अर्जुन और कृष्ण जो है, जब युद्ध होता है कौरवों और पांडवों के बीच में, जब युद्ध भूमि में पहुंचते हैं तो जो अर्जुन है वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके जिनके साथ वो युद्ध लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं या उसके बड़े बुजुर्ग हैं। तो मना करता है कि मैं तीर किसके ऊपर चलाऊं। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, अपना स्वरूप, जो असली स्वरूप उसको दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, तुम जो कार्य कर रहे हो वो धर्म का कार्य कर रहे हो। इस तरह से समझाया जाता है और जो समझाते हुए जिस वाणी का इस्तेमाल, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सारा उस भगवत गीता में है। और इसलिए हिंदू समाज में इसको जो है वो पवित्र पुस्तक का नाम दिया गया है भगवत गीता को, ठीक है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और लिखने वाले उस समय कौन थे, ऋषि वेदव्यास। याद रखना इनकी रचनाकार जो थे वो ऋषि वेदव्यास है। एक दंत कथा के अनुसार ये भी माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने इस ग्रंथ को लिखने के लिए श्री गणेश की सहायता ली थी। तो इस प्रकार से ये एक दंत कथा के अनुसार बात कही, लेकिन असली में कहा जाता है कि इसे रचना किसने की, ऋषि वेदव्यास। ये हुआ महाभारत के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार के बारे में। क्या कहा गया महाभारत में, देखिए परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था तथा समाज की मौलिक इकाई है। मौलिक
या यूं कहो कि वह प्रथम पाठशाला है। कितना अच्छे से बोला है कि प्रथम पाठशाला है जहां वह मातृभाषा सीखता है। जो भी हम उस परिवार में जो भी भाषा बोलते हैं, तमिल में अगर पैदा हुआ तो वहाँ पर नेचुरली तमिल जो है लोग बोलते होंगे तो वो सीखेगा। बच्चा जहाँ जिस भाषा में अंग्रेजी कहीं बोलते होंगे तो वो अंग्रेजी ही बोलेगा, है ना। तो सामाजिक विश्वास, सोशल ट्रस्ट, यही सोशल ट्रस्ट क्या हुआ कि भाई ये माता पिता है, मुझे इनके ऊपर विश्वास है। जब बच्चा जो है उंगली पकड़ता है तो माता के ऊपर ज़्यादा जो है वो विश्वास दिखाता है और उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो कहाँ सीखता है, तो ये तो सिर्फ चलने की बात हुई, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो और भी रिश्ते, दादा हुए, भाई बहन हुए, उनके साथ जो है वो सामाजिक विश्वास जो है पैदा हो जाता है अपने आप। और आदर्श, देखिए घर में ही वो आदर्श जो है स्थापित हो जाते हैं। अभी वो छोटा बच्चा है, वो अपने दादा को देखता है और उनको मॉडल बना लेता है कि दादा की तरह होने चाहिए या फिर मदर की तरह होने चाहिए। ऐसे मॉडल वो क्रिएट करता है अपने दिमाग में। फिर आता है मूल्य, वैल्यूज़। ये भी कहाँ सीखते हैं, परिवार। जैसा होगा, जैसा परिवार होगा वैसे ही बच्चे जो है अधिकतर होते हैं। एक दो जो फ़र्क होता है वो दिखता है हर जगह, लेकिन बेसिकली जो देखा जाता है कि परिवार अच्छा हो तो बच्चे मैक्सिमम जो है अच्छे होते हैं। ये 100% है। तो इसलिए मूल्य, जो वैल्यू, जो आज हम मॉरल वैल्यू जो है स्कूलों में सिखा रहे हैं, कि किताब पढ़ा पढ़ा के जो है सिखा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, परिवार में। तो कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है वो मूल्य सीखने के योग्य नहीं रहे। अब आगे हम पढ़ेंगे परिवार, क्योंकि अब जिस परिवार को हम चलाते हैं उसमें मूल्य नहीं है, तो बच्चे कहाँ से मूल्य सीखेंगे। फिर व्यवहार, ये भी कि आपका जो व्यवहार है उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। वो जैसा व्यवहार आप देंगे वैसा ही वो आने वाली लाइफ में अपने में भी वो उतारेगा उस चीज़ को लिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सीखता है, परिवार। तो तभी कहा गया है कि क्या है, वो प्रथम पाठशाला, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाठशाला है। आज इस पाठशाला की इतनी ज़रूरत है आने वाली पीढ़ी के लिए कि अगर ये प्रथम पाठशाला सही हुई तो बहुत सही, नहीं तो अगर ये प्रथम पाठशाला बेकार निकली तो आने वाला भविष्य जो है वो माँ बाप का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसा आप देखते हैं कि आज जो बुजुर्ग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, किसके कारण, यही प्रथम पाठशाला, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रथम पाठशाला। तो निस्संदेह जो कहा गया है परिवार के बारे में महाभारत ग्रंथ में, वो बहुत ही अच्छा कहा गया है। तो निस्संदेह परिवार के बिना मानव समाज की कल्पना करना मुश्किल है। सोचिए ज़रा, अगर परिवार ना होते तो क्या इस तरह का, मान लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ और किसी संस्था में दे दिया गया, तो परिवार की परिभाषा क्या बदल जाती। तो ऐसा समाज कहाँ हो, तो ऐसा परिवार जहाँ पर ऐसा समाज जहाँ पर परिवार ना हो, तो ऐसी कल्पना करना अपने आप में भयावह लगता है। फिर आता परिवार का अर्थ। ये किंग्सले और डेविस ने इसकी परिभाषा दी है, और भी आपको मिलेंगे। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध संयोजकता, वैलेंसी पर जो है आधारित होते हैं। एक दूसरे को सहने की शक्ति होती है, संयोजकता होती है। उसको मालूम है मेरा पिता अगर कह रहा है बच्चा, तो वो किसी वजह से कह रहा हो, इसलिए वो बड़े शांत स्वभाव से उसको सुनता है और अच्छे से उसको मन में बिठाता है। तो ये संयोजकता के द्वारा ही जो है परिवार में, समूह में जो है वो संबंध स्थापित होते हैं, और इसे कहा जाता है परिवार। और जो इस प्रकार का एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, इसके बारे में हम बात में करेंगे। मैकाइवर और पेज के अनुसार कहता है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन द्वारा परिभाषित एक ऐसा संबंध है जो बच्चों के जन्म और पालन की व्यवस्था करता है। मतलब माता पिता होते हैं, वो विवाह करते हैं, फिर उनके बीच में संबंध स्थापित होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, और इस प्रकार से उसे कहा जाता है परिवार। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है वो कहीं एक सामाजिक ना होकर एक प्रैक्टिकल जो है परिभाषा, और ये सामाजिक परिभाषा का रूप है। फिर आगे बढ़ते हैं और परिवार के जो प्रकार है महाभारत ग्रंथ में दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक विवाही परिवार, पहला आता है एक विवाही परिवार। नाम से ही पता लग जाता है कि एक समय में पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है। समझ आ गई। ये अधिकतर देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो स्थापित है, पहले भी थी और आज भी ये अधिकतर आपको मिलने वाली है। एक पति एक पत्नी और उनके बच्चे, ठीक है, एक परिवार। तो हो गया एक विवाही परिवार। दूसरा आता है कि बहुपति विवाही परिवार। कि उस समय क्या था कि एक जो है वो पत्नी होती है और बहुत सारे पति होते थे, और इसमें भी दो तरह के थे। एक है भातृ बहुपति, जिसका जो उदाहरण नीचे तस्वीर जो है आपको देती है, ये है महाभारत की जाने माने जो है पांडव की, 5 पांडव और जो है उनकी पत्नी द्रौपदी का एक फोटो है, इमेजिनरी बनाया गया है। तो माना जाता है कि जो भातृ बहुपति विवाह थे वो पांडवों के द्वारा ही उसका शुरू किया गया था,
तो ये अगर भाई हुए सारे के सारे तो उसको बोलेंगे भातृ बहुपति विवाह, और अगर वो भाई नहीं हुए तो उन्हें कहेंगे अभातृ बहुपति विवाह। तो ये हुआ बहुपति विवाह परिवार दूसरा, जिसमें पति बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरा आता है बहुपत्नी विवाही परिवार। भाई ऐसे भी परिवार उस समय होते थे, और कहाँ, जो राजा हुआ करते थे या जो बड़े लोग हुआ जिनके पास संपत्ति की कमी नहीं होती थी, वो लोग क्या करते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां जो है रखते थे। जैसे कि एक नीचे फोटो जो है लगा है, ये मुझे लगता है पटियाला के जो राजा थे उनका, जो भूपेंद्र शायद उनका नाम था, ये उनका फोटो है, ये नेट से मैंने लिया। तो इनकी ये पत्नियां हैं और इनके साथ फोटो खिंचवाया गया है। तो एक से ज़्यादा पत्नियां होना मतलब उसे कहा जाएगा बहुपत्नी विवाह परिवार। ठीक है। फिर पांचवें तरह के जो परिवार थे वो है पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय मतलब समझ गया, जहाँ वंश का जो परंपरा है वो पिता के नाम पर जो है चलती हो, उसे कहा जाता है पितृवंशीय परिवार। वे परिवार जहाँ पिता जो है वंश परंपरा के मुख्य होते हैं, तो पिता के नाम पर पूरा वंश जो है वो चलता है, उसे कहा जाता है पितृवंशीय परिवार। मतलब पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है। अगर पुत्र होगा तभी वो वंश जो है आगे बढ़ेगा, अगर पुत्र नहीं होगा तो वंश परंपरा वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए पुत्र का होना बहुत अनिवार्य इस परिवार में रहता है। संपत्ति का अधिकार किसके रहता है, पिता के पास रहता है, तो इस पर का पुत्र के पास रहता है। तो इसलिए ये हुए पितृवंशीय परिवार। और मातृवंशीय क्या हो, इसके विपरीत अगर भारतवर्ष में देखें तो बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर मातृवंशीय परिवार जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन महाभारत के शासनकाल में बहुत सारी ऐसी जगह थे जहाँ पर मातृवंशीय परिवार थे। माता उसमें प्रमुख भूमिका निभाती थी, वो मुखिया होती थी। यहाँ मुखिया पिता है और यहाँ मुखिया कौन है, माता है। माता के नाम पर ही संपत्ति रहती है और माता के नाम पर ही वंश जो है वो चलता है। इसलिए बेटी का होना बहुत अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि परंपरा माता के नाम पर है। ठीक है, ये हो गए मातृवंशीय परिवार। सातवां आता हुआ है संयुक्त परिवार। संयुक्त का मतलब है इकट्ठे होकर रहना, कि एक समय में 3-4 पीढ़ियां इकट्ठे रहना। ठीक है, 3-4 पीढ़ियों का मतलब है, क्योंकि पहले क्या होता है कि जो विवाह थे वो टाइमली हो जाते थे, तो 3-4 पीढ़ियों के लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे, जिसमें परदादा से लेकर पौत्र तक जो है। और उसमें क्या था कि चाचा के परिवार या ताया का परिवार सारे इकट्ठे मिलकर रहते थे, तो उसे कहा जाता था हमारा संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार की परिभाषा जब भी आती है तो अपने आप में बहुत एक सुकून सा मिलता है कि एक ही परिवार में सारे सुख जो है मिल जाते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो इस परंपरा को भुला दिया है। अब एकल परिवार व्यवस्था जो स्थापित हो गई है कि भाई केवल माता पिता और 2 बच्चे, तो उससे क्या होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं समाज में, और जो बच्चे हैं वो शायद वो संस्कार नहीं सीख पाते हैं जो एक बड़े परिवार में रहकर। कैसे, बड़े परिवार में मान लीजिए चाचा की कोई नौकरी नहीं है और उसके भाई जो नौकरी करते हैं, तो उस मामले में क्या, वो जो भाई हैं उनकी सहायता करते हैं, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कैसे जो है रहा जाता है, सेक्रीफाइस सीखते हैं। बच्चे भी देखते हैं कि मेरे माता पिता अपने भाई के लिए इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने आने वाले टाइम में अपने भाई के लिए अच्छे से करना है। एक एग्जाम्पल फिट होता है। जो मैं पीछे बात कर रहा था वही बात कर रहा हूँ कि हमने कहीं ना कहीं जो परिवार की जो पहली पाठशाला कहा जाता था, हमने कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ दिया है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायित्व है, और ये समझना होगा हम सबको। अगर हम इसको समझ पाए तो हमारा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपका जो बुढ़ापा है उसको बड़े आसानी से जो निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर उनके पास जो है होगा कि आपने भी तो ऐसे ही किया था, हम भी वही कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं ना दें आने वाली पीढ़ी के लिए, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर। 8वां आता है वो है एकाकी परिवार अथवा एकल परिवार, जिसकी बात अभी मैंने की कि एकल परिवार इसका कहाँ से प्रचलन शुरू हुआ। ये महाभारत शासनकाल में ऐसे भी शुरू हो गया था, क्योंकि अब नगर स्थापित हो गए थे। देखिए, परिवर्तन की मैंने पहले ही बात करी थी कि अब अगर जो है जो ग्रुप थे, समूह थे, श्रेणियां थी, वो बनना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि व्यापार जो है आसानी से हो गया, और इस प्रकार से बड़े बड़े जो लोग थे वो शहरों की तरफ निकलना शुरू हो गया। और उनके इससे क्या हुआ, क्योंकि लोगों का जो जुड़ाव होता है वो गांव के साथ होता है, तो उनके बुजुर्ग जो है गांव में रह गए और वो कहाँ चले गए, बस के शहरों में। और इस प्रकार से शहरों में जो परिवार थे वो कैसे थे, माता पिता और उनके बच्चे। तो इन्हें कहा गया एकाकी परिवार, एकल परिवार। ठीक है, जो व्यवस्था आज जो है बड़े, मैं कहता हूँ कि पूरे अब तक गांव भी अछूते नहीं रहे हैं, आपको इसी तरह के परिवार जो है मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य परिवार भी थे उस समय महाभारत के शासनकाल में, और जिसमें पहले बात करते हैं नवस्थाई परिवार। नवस्थाई परिवार वो परिवार होते थे जो एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना परिवार जो स्थापित किया, उसे कहा गया नवस्थानी परिवार। फिर
अगला जो परिवार आता है वह ग्रामीण परिवार। देखिए ग्रामीण परिवार जो है महाभारत शासन काल में सबसे ज़्यादा जो परिवार हुआ करते तो ग्रामीण परिवार थे, और आज भी, आज आधुनिक समय में भी जो भारतवर्ष की बात करते हैं तो अधिकतर जो परिवार है 80% है, 80 से 85% वो ग्रामीण परिवार है। गांव में रहने वाले जो परिवार होते हैं उनको कहा जाता है ग्रामीण परिवार। और इनमें जो ग्रामीण परिवार होते हैं, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो आपको एक सुकून सा महसूस हो, अच्छा सा लगेगा। एक तो सबसे पहले इनके पास जो कि जो कमाई का साधन होता है वो कृषि का होता है ना, कृषि इनका मुख्य जो है वो पेशा होता है। और इन परिवारों का जो आकार है वो शहरों की अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लगभग जो सभी इकट्ठे मिलकर रहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार की परिभाषा दे तो गांव में आपको ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। और इन परिवारों का आकार बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, इनमें जो है परंपरागत जो आदर्श होते हैं या नियमों का जो नियम जो होते हैं वो जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आदर्श बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आप आदर्श स्थापित करते हैं रहते हुए, उस परिवार में रहते हुए। एक से एक आदर्श कैसे कि भाई एक दूसरे का सुख दुख समझना, वो आदर्श हुए, है ना। बीमारी के समय में एक दूसरे की हेल्प करना। देखिए किसी का, मैं वही बोला था कि कोई अगर जो है नहीं दे पा रहा अपने बच्चे की फीस तो दूसरा भाई आकर जो उसके बच्चों की फीस देगा, तो क्या ये आदर्श स्थापित हुए, कितना अच्छा। तो ये सारी जो चीज़ें किस में आता है, ग्रामीण परिवार में आता है। वहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा जो हो वो डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। जो है किसी के पास नहीं तो उसको अपने लिए नहीं रखते हैं, अपने बच्चे के लिए, बल्कि सभी बच्चों के लिए बराबर जो है वो जाता है। और संपत्ति का बंटवारा भी देखना अपने गांव में इक्वलाइज होता है। ये अलग चीज़ है कि बड़ा भाई पहले नौकरी करता था, उसने संपत्ति को हासिल किया, लेकिन बाद में जब बंटवारा होता है तो उस संपत्ति को भी बांटा जाता है। ये आदर्श स्थापित करना हुए तो ग्रामीण परिवार में ही ये आदर्श स्थापित होते हैं। फिर आता है नगरीय परिवार। नगरीय परिवार क्या हुए, नगरीय परिवार जो क्या हुआ, जो हम अभी बात करें कि नगरों में चले गए और छोटे परिवार हो गए, केवल माता पिता और बच्चे, तो इन्हें नगरीय परिवार कहते हैं। और इसमें जो आदर्श की बात करते हैं वो स्थापित नहीं होते हैं, बहुत कम जो है वो नगरीय परिवार में आदर्श देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है सिर्फ नगरों में, वो होता है व्यक्तिवादिता। बड़ा अच्छा शब्द आज की आ गया है कि भाई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। प्राइवेसी क्या मतलब हुआ, बेटा किसी अलग कमरे में, बेटी कोई अलग कमरे में, कोई टीवी वहाँ देख रहा है, कोई टीवी वहाँ देख रहा है। तो जो एक व्यक्तिवादिता है वो इस परिवार में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं दे पाते हैं। जो प्यार मोहब्बत है वो ख़त्म होती है, और फिर जब ज़रूरत होती है प्यार मोहब्बत की, तो क्योंकि हमने ही नहीं दी होती है बच्चों को, तो वो बच्चे भी अपने माता पिता को नहीं देते। और इस प्रकार से ये परिवार नगरीय परिवार हुए। तो शायद आज जो मैंने कहना चाह रहा था इसके जरिए में वो भाव आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं नातेदारी व्यवस्था की। बड़े शॉर्टली हम बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था क्या है कि नाते जोड़ना विवाह संबंध के द्वारा। विवाह ये दो तरह की होती है, एक होता है विवाह के द्वारा और एक होता है रक्त संबंधों के द्वारा। नातेदारी होना, नाते है ना, नाते समझ गए, नाते होना जैसे कि मेरे जो ससुर हो गए या मेरे नाना हो गया, नानी हो गए, सारे जो नातेदारी है। तो नातेदारी ज़्यादातर जो है किसके कारण होती है, विवाह के कारण, रक्त के कारण। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। संक्षिप्त में नातेदारी ऐसे संबंधों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है जिसमें हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। वंश परंपरा के अनुसार जो है वंश जो आपका नातेदारी व्यवस्था होती है और इसी से ये विकसित होती है। अब जो मानव शास्त्रीय शब्दकोश है उसके अनुसार भी डेफिनेशन दी गई है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जाता है। देखिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, समाज ने जिस विवाह किया करवाया, समाज की उसको विवाह करने का मतलब कि समाज ने आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। माता पिता हुए और उसके बाद बच्चे हुए, तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो संबंध स्थापित हुए, चाहे माता की तरफ से थे चाहे पिता की तरफ से, आपस में नए संबंध स्थापित हुए, तो इसे कहा जाए नातेदारी व्यवस्था। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे। तो नातेदारी व्यवस्था होती है दो तरह की, रक्त मूलक नातेदारी और एक होती है विवाह मूलक नातेदारी। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके कि नातेदारी व्यवस्था कितनी तरह की होती है। एक होती है रक्त मूलक नातेदारी और विवाह मूलक नातेदारी। समझ लेते हैं क्या है रक्त मूलक नातेदारी। देखिए माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया व दादा दादी, ये सब क्या है रक्त मूलक, कि कहीं ना कहीं दो आपस में जुड़े, फिर उनके बाद जितने भी संतानें पैदा हुई वो सारे क्या हैं आपस में रक्त संबंधी हुए, तो इसको कहेंगे हम रक्त मूलक नातेदारी। समझ आएगी बात। और देखिए ये कहाँ तक जाती है, एक मातृवंश के जो होते हैं, मातृ, आप अपने अपने मामा को याद कर लिए, नानी को याद कीजिए, नाना को याद कर लीजिए, तो ये हो किसकी तरफ से, माता की तरफ से। हम मूल की बात करें कि कहाँ से ये नातेदारी शुरू हुई, तो माता की तरफ से शुरू हुई इन संबंधों के साथ। लेकिन अगर
मामा के आगे हुए मामा तो वो नहीं चलेंगे, चलेंगे माता, सिर्फ मातृपक्ष में मामा, नाना और नानी, ये हो गए रक्त मूलक। फिर पिता की तरफ से क्या आते हैं, चाचा, ताया, दादा, ये संबंध होते हैं पिता की तरफ से, जो पिता या पिता के जो दादा हैं उनसे जो संबंधित हैं, जो उनके पैदा हुई संतान है। तो इस प्रकार से ये मूल हैं, रक्त के मूल हैं। कहाँ से शुरू हुआ, पिता के संबंध से और माता के संबंध से। तो माता के संबंध बता दिए और पिता के संबंध बता दिए, यहाँ से नातेदारी, इन सबको बोलेंगे रक्त मूलक नातेदारी। ठीक है जी। तो जो रक्त मूलक नातेदारी है वो भी आगे जो है डिवाइड हो जाती है, एक है रेखीय नातेदारी और दूसरा है क्षैतिज नातेदारी। रेखीय नातेदारी सीधा सा संबंध है जो एक रेखा में रूप में विकसित होते हैं, जैसे कि परदादा हो गया, दादा हो गया, फिर पिता हो गया, फिर पुत्र हो गया, फिर पौत्र हो गया, एक रेखा में। ठीक है, परदादा के बाद फिर क्या है, दादा, दादा के बाद क्या है, पिता मेरे, फिर आ गया पुत्र मैं, फिर उसके बाद पौत्र जो मेरे बच्चे होंगे। तो एक ही रेखीय, ये आ गया आपका रेखीय नातेदारी। क्षैतिज क्या हुआ, क्षैतिज का मतलब सीधे तो नहीं है लेकिन संबंध कैसे, जैसे चाचा हुए, मेरे चाचा हुए लेकिन क्या हो, मेरे पिता के चाचा हुए, तो क्षैतिज संबंध हुआ, सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे क्षैतिज नातेदारी, है ना। तो भतीजी हो गई मेरे भाई की बेटी, तो ये हुआ क्षैतिज नातेदारी। क्लियर हो गया। तो रेखीय नातेदारी और क्षैतिज नातेदारी। तो इसके अपवाद भी यहाँ पर रहते हैं। अपवाद क्या है कि जो संतान, ये उस समय महाभारत की बात कर रहे हैं, बहुपति विवाह से उत्पन्न होती, बहुपति जिसके ज़्यादा पति हैं। तो देखिए जहाँ ज़्यादा पति हैं तो किसका मानेंगे वे, बेटा किसका है या जो संतान जो पैदा होएगी वो किसकी है। तो उस समय क्या होता था कि जो भी संतान जो है उत्पन्न होने वाली है, कोई भी पिता आके जो है, एक उस समय का एक रिवाज कहें हम, रीति थी कि वो एक बाण लेकर, धनुष बाण लेकर एक आग्रह करता था कि ये मेरा बेटा होगा, और इस प्रकार से वो उसी का पुत्र जो है माना, या पुत्री जो भी होगा उसको माना जाता था। ठीक है। तो लेकिन उसे देखिए, हो सकता है वो किसी और का रखता हो, लेकिन उसे उसी के साथ जो है माना जाता, उसके साथ जोड़ा था, तो उससे भी रक्त संबंधी माना जाता था। वो अपवाद नहीं था, लेकिन हाँ एक अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है कि देखिए वो की संतान किसी और की हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको रक्त संबंधी माना जाता था। क्लियर है, सब कुछ समझ गए ना। अब आता है दूसरा जो विवाह मूलक नातेदारी। विवाह मूलक सीधा समझ गए कि विवाह दो विषम संबंधियों के बीच में समाज की स्वीकृति से विवाह हुआ। देखिए कोई नहीं जानता था एक दूसरे को, बेटा कहीं पैदा हुआ, बेटी कहीं और जगह पैदा हुई, बड़े हुए और फिर उनके संबंध स्थापित हुए किसके द्वारा, समाज में स्वीकृत बंधन द्वारा विवाह किया उन्होंने। और विवाह संबंध स्थापित होने के बाद क्या हुआ, नातेदारी व्यवस्था स्थापित हो गई कि पत्नी की तरफ से जो संबंधी थे, जिसमें आता है ससुर आ गया, जीजा आ गया, ननद आ गया, साला, साली, बहनोई, बहू, जेठ, ये देवर, ये सारे के सारे संबंध स्थापित हुए कब, विवाह होने के बाद। तो जो विवाह के द्वारा जो संबंध स्थापित हुए उन्हें कहा गया विवाह मूलक नातेदारी। इन शॉर्ट हो गया ना। अब हम इसी से संबंधित जो है एक सुंदर सा विचार पढ़ लेते हैं कि संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते। याद रखना, संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वह टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है मेरा दोस्त मेरे को ऐसा नहीं कह सकता है, तो वो संबंध कैसे टूटेंगे। टूटते तब है जब हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई आके कह गया कि भाई तेरा ये जो अभी जो दोस्त गया ना, ये बहुत गलत आदमी है, ये तो तेरे को ऐसा कहता है, लेकिन आप में विश्वास है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो संबंध कहाँ टूट सकते हैं। आप हमेशा संबंधों को प्रगाढ़ बनाएं, मेरी ये कल्पना है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ मेरे बच्चे हमेशा अपने संबंधों को, क्योंकि संबंध ही आपके जीवन का एक अमूल्य जेवर है, इसको बना के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।